Hello everyone, how are you all? Uh, as we've discussed in the previous video, uh, that in your examination in section B, one description based question will be there, राइट. सो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया था लास्ट वाले वीडियो में, जिसमें एक टाइप का कैलकुलेशन आता है. डिस्क्रिप्शन बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो मैंने 2017 से लिया है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर से. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आता है. तो अगेन डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है सबसे ईजी क्वेश्चन होता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और इससे आप बहुत आराम से 15 मार्क्स मिल जाता है और 6 to 8 मार्क्स यू कैन गेट फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन. तो लास्ट वाली वीडियो में हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था, जो हमारे सेक्शन बी का जो डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम है वहाँ से पूछते हैं, राइट. तो अभी मैं सेकंड डिस्क्रिप्शन बेस्ड बता रहा हूँ, जिससे हमारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा. और आपको क्या करना है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन और डिस्क्रिप्शन बेस्ड लगाने हैं डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन पेपर से. और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट में डाल के मेरे को बता दीजिएगा, राइट. तो मैं सेकंड क्वेश्चन शुरू स्टार्ट करता हूँ. Description based question, that is the second one. You can get 15 marks from this question, and you will get at least 6 to 8 marks you can get as a short question from section A, right. So जैसा मैंने बोला था, सबसे पहले हमको इस डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन में, इस क्लास बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्योंकि 85% कोड जो होगा उसी क्वेश्चन को रीड करते जाएंगे और हम लिखते जाएंगे, और 15% जो कैलकुलेशन है वहाँ पे हमें क्वेश्चन को ही रीड करना है, बट वहाँ पे हमें लॉजिकली समझना है कि अब हमें कमांड्स कैसे लिखनी है. बाकी तो 85% सेम ही है, राइट. सो फर्स्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शन बेस्ड का फर्स्ट बताया था, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया हुआ है जो इससे रिलेटेड है, राइट. सो लेट्स सी द सेकंड वन. इट इज सेइंग दैट डिफाइन ए क्लास इलेक्ट्रिक बिल विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन. ये बोल रहा है कि एक क्लास बनाना है जो इलेक्ट्रिक बिल के नाम से होगा, और डिटेल्स उसने दिया है. फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कहता क्या है. ये बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक कंपनी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, जैसे हमारा यूपीपीसीएल है, पावर सप्लाई वाली. ये लोगों को बिल बना के देंगे, जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है उतनी यूनिट्स को देखेंगे, उसके हिसाब से रेट कैलकुलेट करेंगे, और जो फाइनल हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो जनरेट करते हैं. तो इस जो क्वेश्चन है इसका पर्पस यही है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, जिसमें हम कस्टमर का नाम इनपुट कराएंगे, कितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम की है वो करेंगे, और जितनी यूनिट्स कंज्यूम की है उसके अकॉर्डिंगली कितना बिल जनरेट होगा, ये हमें इसमें करना है, राइट. तो एकदम ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, हमारा अपने आप प्रोग्राम क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. बहुत आसानी है, 15 मार्क्स इजीली कैन गेट. चलो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन ए क्लास इलेक्ट्रिक बिल. हमें क्लास बनाना है इलेक्ट्रिक बिल के नाम से विद फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. क्लास का नाम इलेक्ट्रिक बिल है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो हम बिल्कुल वही सेम क्लास का नाम देंगे. सेकंड ये बोल रहा है वेरिएबल्स बनाने. वेरिएबल्स मतलब इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाने, जहां पे हम इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर करेंगे, जैसे कस्टमर का नाम स्टोर करना है, कितनी यूनिट्स कंज्यूम की स्टोर करना है, क्या रेट है उसको स्टोर करना है, और कितना हमारा जो इलेक्ट्रिक का बिल होगा वो स्टोर करना है, राइट. तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या बोल रहा है, एक एन नाम का हमें वेरिएबल बनाना है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा. स्ट्रिंग का मतलब होता है सिंपल टेक्स्ट, जावा में टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोलते हैं. एन नाम का वेरिएबल होगा जो कस्टमर के नाम को स्टोर करेगा, तो एक एन नाम का वेरिएबल बना लेंगे स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें हम कस्टमर के नेम को स्टोर करेंगे, राइट. सेकंड बोल रहा है आईएनटी यूनिट्स. एक यूनिट्स नाम का वेरिएबल होगा जिसका डेटा टाइप आईएनटी होगा. आईएनटी मतलब नॉन डेसिमल नंबर यू कैन स्टोर. तो यूनिट्स जो भी होगी नॉन डेसिमल होगी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 50 यूनिट, 500 यूनिट, डेसिमल बनी होगी, तो इसका डेटा टाइप इसने आईएनटी दिया हुआ है. तो यहाँ पे जो यूनिट्स होंगी, जितनी कंज्यूम की है कस्टमर ने, वो स्टोर हो जाएंगी. थर्ड ये बोल रहा है एक बिल बनाना है जहां पे जो अमाउंट टू बी पेड, कस्टमर का नाम ये है, इतनी इतनी यूनिट्स कंज्यूम की है, और इसका इतना बिल हुआ, ये कैलकुलेशन करके हमें उसका बिल जनरेट करना है. तो जो बिल अमाउंट होगा वो इस बिल वेरिएबल में स्टोर होगा, और इसका टाइप डबल है, क्योंकि बिल डेसिमल में भी हो सकता है और नॉन डेसिमल में भी हो सकता है, तो डेटा टाइप डबल है. तो क्लास का नाम दिया हुआ है, जितने भी वेरिएबल्स हैं जहां पे हमें वैल्यू से स्टोर करनी है वो भी दिया हुआ है. एंड फिर ये बोल रहा है कि मैथड्स बनाने हैं. मेथड क्या बनाने हैं, एक मेथड बनाना है हमें एक्सेप्ट. एक्सेप्ट क्या, कस्टमर का नाम लेगा एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम. ये जो एक्सेप्ट मेथड होगा, इट्स इनपुट मेथड बेसिकली. ये क्या करेगा, कस्टमर का नेम इनपुट कराएगा और उसने कितनी यूनिट्स कंज्यूम किए उसको इनपुट कराएगा. इस एक्सेप्ट का बस यही काम है, लिखा हुआ है वॉइड एक्सेप्ट. मेथड का नाम भी दिया हुआ है, टू एक्सेप्ट द नेम ऑफ द कस्टमर एंड नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, राइट. तो ये हमारा एक्सेप्ट होगा. तो क्लास का नाम दिया हुआ है, इंस्टेंस वेरिएबल्स दिए हुए हैं, कौन सा मेथड बनाना है जो एक्सेप्ट करेगा और क्या एक्सेप्ट करना है, दैट इज ऑल्सो गिवन. सो दीज थिंग्स आर गिवन, राइट. सेकंड यस, सेकंड मेथड है कैलकुलेट. अब ये कैलकुलेशन वाला हमें ध्यान देना है. पिछले वाले वीडियो मैंने जो बनाया था वो सिंपल कैलकुलेशन था, और जो दूसरा टाइप मैंने बोला था दिस इज द सेकंड टाइप, जहां पे हमें स्लैब दिया होता है. एक फ्लैट रेट नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का, अलग अलग
रेंज के लिए अलग अलग रेट है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन को इसी पार्ट को बस हमें ध्यान देना है, जो मैंने 15% कहा ना कि जहाँ पे हमें खुद यूज़ करना है, 85% तो कोड ही है। तो ये 15% वाला यही पार्ट है जहाँ पे हमें कैलकुलेशन देखना है, और बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखना है। तो पहला एक्सेप्ट मेथड बन गया जहाँ पे हमने कस्टमर का नाम लिया और कितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम की है। अब हम उस यूनिट जो कंजम्पशन हुआ है उसके बेस पे कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के लिए इसने डिफरेंट स्लैब दिए हुए हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। मेथड का नाम दिया है वॉइड कैलकुलेट, मतलब ये कैलकुलेट मेथड है जिसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो इसने दिया हुआ है टू कैलकुलेट द बिल एज पर द फॉलोइंग टैरिफ। इसने टैरिफ दिया हुआ है, टैरिफ जिसमें अलग अलग रेट्स होते हैं हर उसके लिए। तो इसने टैरिफ दिया है कि कितनी यूनिट्स पे कितना रेट लगना है। तो ये बोल रहा है फर्स्ट 100 यूनिट्स, ये फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट नेक्स्ट। जब इस तरह का होता है तो मतलब हमारे पास वो है, ये फर्स्ट स्लैब, दिस सेकंड स्लैब एंड द थर्ड स्लैब। तो अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग रेट है। तो जब भी फर्स्ट नेक्स्ट करेगा तो इसको हमें इस तरह से कैलकुलेशन करना है, विच आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो ये बोल रहा है अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स, अगर कस्टमर ने 100 यूनिट्स के अंदर ही कंज्यूम किया है, तो जो रेट लगेगा वो ₹2 पर यूनिट लगेगा, ₹2 यूनिट के हिसाब से उसका रेट लगेगा। जैसे उसने 10 यूनिट्स यूज किया तो 10 × 2 ₹20 होगा। अगर उसने 50 यूनिट्स कंज्यूम किया है तो 50 × 2 ₹100, राइट। तो अगर 100 यूनिट्स के अंदर उसका कंजम्पशन है तो वो ₹2 के हिसाब से रेट लगेगा, राइट। अगर उसका कंजम्पशन नेक्स्ट 200 यूनिट, मतलब 100 यूनिट के बाद जो अगली 200 यूनिट्स है वहां तक जाता है। जैसे फिर से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 0 है, सो 0 to 100 अगर यहाँ है तो ये जो रेट होगा दैट इज ₹2, राइट। अब इसके बाद बोला नेक्स्ट 200 यूनिट्स, मतलब इसके बाद नेक्स्ट 200, मतलब 300 यूनिट्स तक। तो इसका जो रेट होगा वो होगा ₹3 के हिसाब से। समझ में आ रहा है? 100 यूनिट्स का ₹2 के हिसाब से, और इसके बाद की जो नेक्स्ट 200 है, मतलब 100 के बाद नेक्स्ट 200 दैट इज 300। तो 300 का क्या रेट होगा? ₹3 के हिसाब से। और 100 अगर इससे ज़्यादा भी उसने यूनिट्स कंज्यूम किए तो द रेट विल बी ₹5। तो इसके बाद जो होगा दैट विल बी एट द रेट ऑफ ₹5, राइट। तो इसने 3 स्लैब दिए हुए हैं, ये 100 तक ₹2, इसके बाद ₹3 और इसके बाद ₹5। इक्वेशन देख लीजिए और ये तरीका देख लीजिए, राइट। तो सपोज अगर उसने 100 के अंदर यूज किया तो ₹2 होगा। अगर 100 के ज्यादा किया, जैसे उसने 125 यूनिट्स कंज्यूम किया है, 125, तो 100 यूनिट्स का लगेगा ₹2 के हिसाब से, और जो रिमेनिंग 25 यूनिट्स होगा उसका लगेगा ₹3 के हिसाब से, राइट। एम आई क्लियर? अगर उसने 125 यूनिट्स कंज्यूम किए कस्टमर ने, तो जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं उसका ₹2 के हिसाब से होगा, मतलब ₹200 होगा। और जो रिमेनिंग 25 यूनिट्स हैं उसका ₹3 के हिसाब से होगा, मतलब ₹75। तो ₹175 होगा। क्लियर? ये जब भी फर्स्ट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस, जिसमें अलग अलग स्लैब दिया होता है। ओके, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। 0 to 100 यूनिट ₹2, 100 के बाद 200 यूनिट्स मींस अप टू 300 ₹3 एंड अबव 300 यूनिट्स ₹5। ओके, अभी कह रहा है कि एडिशनल, इन एडिशन ये और कैलकुलेशन बता रहा है। तो ये बोल रहा है कि सरचार्ज ऑफ 2.5% चार्ज, एक सरचार्ज भी लगेगा 2.5% अगर कंजम्पशन ज़्यादा है 300 से। तो 300 अगर यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन है तो ये रेट तो है ही, और उसके बाद 2.5% उसमें सरचार्ज भी ऐड होगा जो हमारा बिल अमाउंट होगा। तो हमें ये कैलकुलेशन भी करना होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड अबव 300। अगर 300 से ज़्यादा है तो हमें ये रेट होगा, और 2.5% जो भी बिल आएगा उसमें 2.5% हमें सरचार्ज भी ऐड करना होगा, दैट विल बी द अमाउंट टू बी पेड, राइट। वो अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने कंजम्पशन ज़्यादा किया हुआ है। इसको ध्यान रखना है हमें। और थर्ड वो कह रहा है कि वॉइड प्रिंट, टू प्रिंट द डिटेल्स एज फॉलोज। कस्टमर का नाम डिस्प्ले प्रिंट करना है, कितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम किए और कितना बिल अमाउंट है। तो सेम है, एक एक्सेप्ट मेथड बनेगा इनपुट वाला, एक कैलकुलेशन बनेगा, और एक प्रिंट बनेगा जो डिस्प्ले के लिए, सेम, राइट। तो हमें ये करना है। और फिर ये बोल रहा है राइट ए मेन मैथड, एक हमें फिर उसके बाद ये सारे मैथड बनाने के बाद हमें एक मेन मैथड बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या करेगा? क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को, एक मेन मेथड बनाना है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इस क्लास का, और कॉल द अब मेंबर मेथड्स। और जो मेंबर मेथड्स हमने जो मेंबर मेथड्स बनाए हैं, प्रिंट, कैलकुलेट, एक्सेप्ट, उनको कॉल करेगा। क्योंकि जब हम मेथड्स को कॉल करेंगे तभी प्रोसेस होगा, खाली मेथड्स बना देने से वो रन नहीं करता। मेथड्स बनाने के बाद अगर हमें यूज़ करना है, जैसे एक्सेप्ट करना है डिटेल्स, कैलकुलेट करना है या प्रिंट करना है, डिस्प्ले करना है, तो हमें उन मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो ये यही बोल रहा है कि मेन मेथड बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, और जो तुमने मेथड्स बनाए हैं एक्सेप्ट, कैलकुलेट, प्रिंट, उसको कॉल करो सो दैट इट कैन बी कैलकुलेटेड। ओके, calculated and display the bill of your electricity. Okay, so this is the question. Okay, इसी पार्ट को मैं एक्सप्लेन करते जाऊँ तो लाइट द कोड। ओके, चलो।
बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन को फॉलो करते जाओ, बगल में कमांड लिखते जाओ, सारा प्रोग्राम तुम्हारा बन गया। 85% 15 का तो ऐसे ही मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो भी 2 ही 3 तरह का आता है, वो भी मैं बता रहा हूँ, वो भी बहुत आराम से हो गया एकदम। फाइनली 15 मार्क्स तुम्हारा इस क्वेश्चन से आ जाएगा ईजिली। और जितने पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो सारे पॉइंट्स दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे शॉर्ट क्वेश्चन से भी 3 से 4 क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। एकदम आराम से सुनो, मैं कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई लॉजिकल बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा रहा हूँ जिससे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में मिलें। राइट, चलो। ये कह रहा है डिफाइन क्लास इलेक्ट्रिक बिल, तो हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था जब भी हमें इनपुट लेना होता है तो हमें इस यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होता है क्योंकि यूटिल पैकेज के अंदर एक क्लास है स्कैनर। उस स्कैनर क्लास के अंदर हमारे पास रेडीमेड मेथड्स हैं, रेडीमेड फंक्शंस हैं जो डिफरेंट डेटा कीबोर्ड से रीड करते हैं। तो जब भी हमें इनपुट लेना होता है, जब भी डेटा रीड करना होता है कीबोर्ड से, हमें सबसे पहले इस यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करना होगा। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट स्पेस स्पेस देना है जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक सेमीकोलन। इतना ही लिखोगे, 4 क्वेश्चन में तुमने इंपोर्ट इंपोर्ट लिखा ना, 4 कमांड सेक्शन बी के, तो 4 नंबर तो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगे, विल गेट 4 मार्क्स। तो जो भी कमांड्स तुम्हें आती हैं उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और बाकी भी कमांड सिंपल है, जैसा हम बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं, सिंपल इंग्लिश। सो इफ यू फॉलो द क्वेश्चन यू कैन राइट दैट। हर स्टेटमेंट पे, हर कमांड पे हमें मार्क्स मिलते हैं, तो कोई भी कमांड हमें गलत नहीं करनी, कोई भी कमांड छोड़नी नहीं है। राइट, मेक इट वेरी क्लियर। अब क्लास बोल रहा है इलेक्ट्रिक बनाओ, इलेक्ट्रिक बिल, तो हमने यहाँ बना दिया क्लास इलेक्ट्रिक बिल। अब यहाँ क्लास के बाद स्पेस देना है, स्पेस, यू हैव टू गिव द स्पेस। यहाँ पे ऐसे सटा के अंडरस्कोर नहीं लगाना है, अगर अंडरस्कोर से स्टार्ट करना है तो यहाँ गैप देने के बाद अंडरस्कोर लगाना है, बट इस क्वेश्चन में तो लगाने नहीं, क्योंकि नेम इज ऑलरेडी गिवन, व्हाई विल यू यूज अंडरस्कोर यूजलेसली। नहीं यूज करना बिना मतलब, जब दिया है तो विल फॉलो द सेम थिंग, बट यू हैव टू गिव द स्पेस। यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा क्योंकि क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये क्लास का ब्लॉक स्टार्ट हुआ, राइट, कर्ली ब्रैकेट, और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है क्लोज होगा सबसे लास्ट में, जब सारे मेथड्स बन जाएंगे तो फाइनली विल क्लोज दिस। ओके, अब ये बोल रहा है इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाओ, तो हमने यहाँ पे कमेंट लिख दिया इंस्टेंस वेरिएबल्स। हमें प्रोग्राम में कमेंट्स लिखना जरूरी है, हर क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 कमेंट लिखते हैं। हमारे पास 2 तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। टू फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करके जो हम एक सिंगल लाइन में लिखते हैं, ये कमेंट हो गया। कंपाइलर इसको रीड नहीं करता, इसको कंपाइल नहीं करता। ये किसके लिए है, ये प्रोग्रामर के लिए है जिसने अपने अपने पर्पस के लिए वहाँ पे कमेंट डाला हुआ है। कंपाइलर से उसके कोई मतलब नहीं है। हमारे पास 2 तरह के कमेंट्स होते हैं जावा में, एक सिंगल लाइन होता है जो टू फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करते हैं, और दूसरा हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है, दैट आई एक्सप्लेन यू, मल्टी लाइन कमेंट ऑल्सो, राइट, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है हमेशा। चलो, तो इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। अब सिंपल ये बोल रहा है एक वेरिएबल बनाओ एन स्ट्रिंग टाइप का जो कस्टमर के नाम को स्टोर करेगा, बिल्कुल वैसे ही बना दो, स्ट्रिंग एन सेमीकोलन, कुछ नहीं करना, यहां से उठाया इधर लिख दिया सेमीकोलन। दूसरा बोल रहा है कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई है, ये वेरिएबल बनाओ, तो हमने बना दिया एंटी यूनिट्स सेमीकोलन, ये भी बन गया। थर्ड ये बोल रहा है कि जो बिल है, जो कस्टमर बिल पेमेंट करेगा यूनिट्स की कंजम्पशन का, तो उसके लिए वेरिएबल बनाओ डबल बिल, डबल बिल हमने डबल बिल बना दिया सेमीकोलन। ये कमेंट भी दे दिया, वेरिएबल्स भी बन गए, यहाँ पे दिए हुए हैं, बट यू हैव रिटन, दैट्स ऑल। अब इसके बाद बोलता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाओ। इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना है, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। अभी बोल रहे हैं कि मेंबर मेथड्स बनाने हैं। मेंबर मेथड्स मतलब वो हमें फंक्शंस बनाने हैं, वो मेथड्स बनाने हैं जिसके थ्रू हम इनपुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है मेंबर मेथड, वॉइड एक्सेप्ट, सब कुछ दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन, ओनली यू हैव टू रीड इट केयरफुली, राइट। वॉइड एक्सेप्ट हमने लिखा, वॉइड एक्सेप्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ इस मेथड का और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगा, ये हमारा एक्सेप्ट मेथड की सारी कमांड्स इस ब्लॉक के अंदर आएंगी। क्लियर। अब जब हम एक्सेप्ट करते हैं या इनपुट करते हैं तो हमें स्कैनर लाइन लिखना जरूरी है, स्कैनर स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये जो एस सी है ये ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, इसको बात समझने की कोशिश करो। स्कैनर क्लास के अंदर यूटिल पैकेज, यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर क्लास, और स्कैनर क्लास जो फोल्डर है उसके अंदर हमारे पास रेडीमेड मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डेटा कीबोर्ड से रीड करते हैं। तो इस स्कैनर क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उन मेथड्स को यूज कर पाएंगे जिसके थ्रू हम डेटा को रीड करेंगे। तो हमें जब भी इनपुट लेना होता है हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम वो सारे मेथड्स को यूज करते हैं जिससे हम इनपुट लेते हैं। तो जब भी इनपुट लेंगे हमें लिखता हूँ स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट का नाम है एस सी, यू कैन गिव एनी नेम, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट वाले मेथड्स को कॉल करेंगे और इनपुट लेंगे। फर्स्ट हमें क्या करना है, देखो एक्सेप्ट द नेम, ये बोला नेम लेना है, और नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, 2 चीज लेनी है, कस्टमर का नाम लेना है और कितनी यूनिट्स उसने कंज्यूम की हुई है वो लेना है, राइट, वेरी सिंपल। सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट, यू कैन यूज प्रिंट एन ऑल्सो, एंटर द कस्टमर नेम।
ये जो डबल कोट्स में हम लिखते हैं, जो डबल कोट्स में हमने लिखा, ये डबल कोट्स में जो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन में, वो एज इट इज मॉनिटर डिस्प्ले होता है। तो अगर हमें कस्टमर का नाम लेना है तो फर्स्ट वी हैव टू आस्क द यूजर प्लीज एंटर द नेम ऑफ द कस्टमर। तो हम यहाँ पे एंटर नेम ऑफ द कस्टमर लिखा। अब यूजर जो है वो कस्टमर का नाम इनपुट करेगा, तो कीबोर्ड से हमें रीड करना है, तो हमें वो मेथड चाहिए जो कीबोर्ड से रीड करेगा। कस्टमर का नाम टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को रीड करने के लिए इस स्कैनर क्लास के अंदर मेथड है नेक्स्ट लाइन। लाइन का एल कैपिटल है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे कोई गैप नहीं देना है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इस मेथड को कॉल किया, नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल किया, और इसने जो कीबोर्ड से जो कस्टमर ने नेम को इनपुट किया है उसको ये रीड करेगा और ला के कहाँ पे स्टोर करेगा, एन में, जो हमने एन वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे स्ट्रिंग फिर से नहीं लिखना है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द वेरिएबल string and we have already created, so do not write a string again and again. Once you have created, एक बार हमने वेरिएबल बना लिया तो बार बार डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे। गलती मत करना, नहीं बिना मतलब मार्क्स चला जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कस्टमर का नाम इसने रीड किया कीबोर्ड से, नेक्स्ट लाइन मेथड ने एल कैपिटल है और लाके एन में स्टोर कर दिया, तो एन में हमारे कस्टमर का नाम स्टोर हो गया। सिमिलरली विल आस्क फॉर द यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट्स कंज्यूम की वो भी हम यूजर इनपुट कराएंगे। तो यहाँ पे पूछा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल एंटर द यूनिट्स कंज्यूम्ड, कितनी यूनिट्स कंज्यूम्ड हुई है, हमने मैसेज किया। अब यूजर उसमें यूनिट्स एंटर करेगा कि दिस मच यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। तो यूनिट्स है हमारा आईएनटी टाइप है, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट आईएनटी मेथड है, ये आई कैपिटल है। नेक्स्ट आईएनटी जैसे नेक्स्ट लाइन है स्ट्रिंग को रीड करने के लिए, वैसे नेक्स्ट आईएनटी है इंटीजर नंबर को रीड करने के लिए। इंटीजर मतलब नॉन डेसिमल नंबर्स को रीड करने के लिए, और इसको भी एससी डॉट के थ्रू यूज करना है क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट का नाम एससी है। ये सब मेथड इसी स्कैनर क्लास के अंदर है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन मेथड्स को कॉल करते हैं। अभी नेक्स्ट आईएनटी क्या करेगा, जो यूनिट्स यूजर एंटर करेगा कीबोर्ड से उसको रीड करेगा और लाके इस वेरिएबल यूनिट्स में स्टोर कर देगा। तो यूनिट्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए वेरिएबल, तो हमें यहाँ पे फिर से आईएनटी यूनिट्स नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार जब वेरिएबल बनाते हैं तब डेटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं उसको यूज करने के लिए। तो यहाँ पे यूनिट्स में आके स्टोर हो गया, ये मेरा एक्सेप्ट हो गया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, बन गया, इसमें कुछ भी नहीं करना, इजीली यू हैव डन। तो मेरा एक्सेप्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ विल गो फॉर द कैलकुलेशन। ओके, कैलकुलेशन इसका बहुत ध्यान से देखना है। ओके, चलो लेट्स मूव टू द कैलकुलेशन। वॉइड कैलकुलेट। अब ये भी देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है पूरा, यहां से देखो ध्यान से, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, दिस इज योर क्वेश्चन। यहां पे दिया हुआ है वॉइड कैलकुलेट, हमने लिख दिया वॉइड कैलकुलेट, और ये हमारा ओपन और क्लोज हो गया, ये हमारा, सॉरी, ये हमारा यहां से कैलकुलेट ओपन हुआ और यहां पे आके कहां गया दिस, ये नहीं, ये हमारा यहां से ओपन हुआ और ये आके लास्ट में हमारा ये ब्लॉक क्लोज हुआ। ये मेरा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फर्स्ट 100 यूनिट्स का 2 रुपए के हिसाब से होगा। तो हमने लिखा इफ यूनिट्स आर लेस देन इक्वल टू 100, बिल कितना होगा, जितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई है उसका 2 रुपीज के हिसाब से। फर्स्ट वाला पार्ट हमने कर लिया, राइट। ये ऐसे समझ लो, 0 से अगर 100 यूनिट्स है तो तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा वो 2 रुपीज के हिसाब से होगा। इसके बाद बोला नेक्स्ट 200 यूनिट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट 200 यूनिट्स मतलब 300 यूनिट्स, इसका जो कैलकुलेशन है वो 3 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से होगा। और इसके बाद बोल रहा है अगर ज़्यादा होता है तो ये 5 रुपीज के हिसाब से होगा, और प्लस 2.5% सरचार्ज भी होगा, ये वाला। ओके, तो फर्स्ट हमने देखा ये क्या है, फर्स्ट 100 यूनिट्स 2 रुपीज, हमने सिंपल लिख दिया। अगर यूनिट लेस देन इक्वल टू 100 है, यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा, बिल जो होगा यूनिट्स इंटू 2 होगा, मेरा 100 यूनिट्स में हो गया। अब यूनिट्स इससे ज़्यादा है, लाइक 125 यूनिट्स कंज्यूम किया, तो उसके लिए क्या होगा, एल्सिफ, इफ एल्सिफ यूनिट्स आर लेस देन इक्वल टू 300। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे लिखते हैं यूनिट्स, इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट्स आर ग्रेटर देन 100 एंड यूनिट्स आर लेस देन इक्वल टू 300, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट्स अगर हमारी 100 से ज़्यादा है एंड यूनिट्स आर लेस देन इक्वल टू 300। अगर ये कंडीशन होती है तो जो बिल अमाउंट होगा पहले 100 यूनिट्स का 2 के हिसाब से होगा, पहले जो 100 यूनिट्स का 2 रुपीज़ के हिसाब से होगा, और जो रिमेनिंग यूनिट्स होंगे जैसे 25 यूनिट्स है, 125 यूनिट्स सपोज कंज्यूम किया है तो 100 यूनिट्स का 2 के हिसाब से रुपीज़ के हिसाब से होगा, और जो रिमेनिंग 25 यूनिट्स होंगी उसका 3 रुपीज़ के हिसाब से होगा। तो एकदम कैलकुलेशन ध्यान से देखो, पहली जो 100 यूनिट्स है, सपोज 125 यूनिट्स कंज्यूम हुई है, तो पहली जो 100 यूनिट्स है वो 2 के हिसाब से कैलकुलेट हो गई, प्लस यूनिट्स माइनस 100, 125 यूनिट्स हैं तो 100 माइनस कर दिया क्योंकि 100 यूनिट्स का हमने यहाँ पे 2 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं उसका 3 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। तो ये 100 का 2 के हिसाब से हो गया और जो बची यूनिट्स है उसका 3 के हिसाब से हो गया। तो ये हमारा सेकेंड वाला हो गया।
जब भी ये फर्स्ट या नेक्स्ट होगा तो हमें कैलकुलेशन ऐसे ही करना है। अब ये थर्ड वाले पे आता है। थर्ड वाले पे क्या कहता है कि अगर यूनिट्स 300 से ज़्यादा हैं तो हमें 5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन करना है और 2.5% का सरचार्ज भी लगाना है। जो अमाउंट आएगा उसमें सरचार्ज भी ऐड करना है। अब सपोज मेरी यूनिट्स हैं 350 यूनिट्स, राइट, 350 यूनिट्स कंज्यूम किया। तो जो फर्स्ट 100 यूनिट्स हैं वो 2 रुपीज़ के हिसाब से होंगी, उसके बाद की जो 200 यूनिट्स हैं वो 3 रुपीज़ के हिसाब से होंगी, राइट। सो 100 प्लस 200, 300 यूनिट्स का कैलकुलेशन हो गया। अब जो रिमेनिंग यूनिट्स है सपोज 350 यूनिट्स है, तो जो लास्ट के 50 यूनिट्स हैं वो कैलकुलेट होंगी 5 रुपीज़ के हिसाब से। तो 350 कैसे कैलकुलेट होगा, 100 यूनिट्स 2 रुपीज़ के हिसाब से, उसके बाद की जो 200 यूनिट्स हैं वो 3 रुपीज़ के हिसाब से, और जो रिमेनिंग 50 यूनिट्स हैं वो 5 रुपीज़ के हिसाब से। ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो बिल अमाउंट आएगा उसमें हम 2.5% सरचार्ज भी ऐड करना होगा। ओके, चलो लेट्स सी एल्स। अब ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हुआ, मान लो सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ, तो विल गो फॉर एल्स। एल्स में देखो यहाँ इफ के साथ मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, यहाँ भी नहीं लगाया, क्योंकि इस इफ के साथ ये सिंगल कमांड एसोसिएटेड है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है। एल्स इफ के साथ भी सिंगल कमांड एसोसिएटेड है तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल है। बट जब भी इफ एल्स इफ के साथ एक से ज्यादा कमांड एसोसिएटेड होंगी तो हम उनको कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज करना होगा, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि दीज कमांड्स आर एसोसिएटेड विद दिस इफ, एल्स इफ और एल्स। तो यहाँ एल्स के साथ हमें क्या करना है, दो कैलकुलेशन करना है, तो 5 रुपीज के हिसाब से करना है 2.5। तो मैंने यहाँ पे इस एल्स के साथ ये लगा दिया क्योंकि इसमें हमें दो कैलकुलेशन करना है। ओके, चलो अब यहां देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। अब यहां पे क्या है, 100 यूनिट्स का तुम्हारा 2 के हिसाब से हो गया, जैसे 350 यूनिट्स हैं तो 100 का 2 के हिसाब से हो गया। उसके बाद की जो 200 यूनिट्स हैं उसका 3 के हिसाब से हो गया। सो 100 प्लस 200, 300 यूनिट्स हमने कर लिया। अब जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं 50 यूनिट्स माइनस 300, 100 का इधर कर लिया, 200 का इधर कर लिया, 300 का हमने कर लिया यहाँ पे। तो हमने जो टोटल यूनिट्स थी उससे 300 माइनस कर दिया। तो अब जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो 5 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट हो गई। क्लियर। तो जब भी हमारा ये फर्स्ट नेक्स्ट और इस तरह से देता है, स्लैब्स देता है, तो हमें कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे करना है, क्योंकि एक फ्लैट रेट नहीं है, हमें हर स्लैब के लिए अलग अलग रेट है। तो वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। एकदम ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है, जैसा लिखा बिल्कुल वैसे ही मैंने लिखा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली। लास्ट जो हमारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड था, क्लास बेस्ड प्रोग्राम था, उसमें मैंने सिंपल वाला कैलकुलेशन बताया था। इसमें हमारा जब फर्स्ट नेक्स्ट, तो वी हैव टू कैलकुलेट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारे पास अमाउंट आ गया कि कितना अमाउंट कस्टमर को पे करना है। अब इसमें मुझे सरचार्ज भी ऐड करना है, तो सरचार्ज के लिए हमने एक वेरिएबल बना दिया, डबल सरचार्ज। और जो अमाउंट है, जो अमाउंट आया उसका परसेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। जो अमाउंट यहाँ पे, ये जो अमाउंट आया था उस अमाउंट का 2.5% हम, सॉरी, जो सरचार्ज, जो अमाउंट आया उसका 2.5% हमने यहाँ पे चार्ज चार्ज कैलकुलेट कर लिया। और फिर क्या किया, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे और ये जो सरचार्ज कैलकुलेट किया, दोनों जोड़ लेंगे। तो जो अमाउंट आया था और जो सरचार्ज आया था, इन दोनों को जोड़ने के बाद, ऐड करने के बाद जो अमाउंट आया, दैट इज द फाइनल बिल अमाउंट। तो बिल अमाउंट होगा, अगर इस रेंज में आता है तो ये बिल अमाउंट होगा। 100 से ज़्यादा यूनिट है तो इस कैलकुलेशन करके हम सरचार्ज कैलकुलेट करेंगे और फिर अमाउंट में सरचार्ज जोड़ेंगे, दैट विल बी द फाइनल बिल अमाउंट दैट कस्टमर हैज़ टू पे। ठीक है, दो बार ध्यान से देखोगे, बिल्कुल आसान है, आराम से हो जाएगा। अगर तुम देखोगे ही नहीं, चेक ही नहीं करोगे, एक बार खुद से वर्किंग नहीं करोगे, तो फिर कभी नहीं आएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में बहुत आराम से अच्छे मार्क्स आएंगे अगर तुमने सिस्टमैटिक वे से अपना प्रिपरेशन किया है। बट तुम्हें दो काम करना है। पहली बात, जो मैंने कहा इंपॉर्टेंट है, तो उसका नोट बनाना है। दूसरी बात, जो भी क्वेश्चन या जो भी प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ उसको कम से कम 1 से 2 बार अपनी कॉपी में बना के चेक करना है और इससे मिस्टेक्स को कंपेयर करना है। अगर इतना नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर क्या ही फ़ायदा है। तो इतनी मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। ओके, तो 15 टू 6 to 8 मार्क्स यू कैन गेट फ्रॉम दिस। ओके, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, डिस्प्ले वाला। ओके, सो लेट्स सी द डिस्प्ले पार्ट। आराम से देख लो। चलो नेक्स्ट है हमारा, देखो इस कैलकुलेशन को ना, ये इस कैलकुलेशन को मैं एक्सप्लेन किया हुआ है, ये कैलकुलेशन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो तुम ये तुम्हारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन, जो भी हमने कैलकुलेशन किया था उसका एक्सप्लेनेशन है। सपोज लॉजिक है, अगर कस्टमर ने 310 यूनिट्स को कंज्यूम किया है, एकदम ध्यान से देखना है, तुम्हारी वर्किंग है, काम का पार्ट नहीं, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तुम्हारे समझने के लिए कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हारी कैसे है। 100 यूनिट्स, सपोज 310 यूनिट्स उसने कंज्यूम किया, तो 100 यूनिट्स का 200 के हिसाब से, उसके बाद की 200 का 3 रुपीज़ के हिसाब से, और 310 से 300 हमने माइनस किया, तो जो 10 यूनिट्स है उसका 5 रुपीज़ के हिसाब से। तीनों स्लैब में कैलकुलेशन हो गया।
फिर हमारा ये तुम्हारा 100 का हो गया, ये तुम्हारा 200 का हो गया, और ये रिमेनिंग इतना, ये 850 रुपीज़ आ गया, राइट। अब सरचार्ज 2.5%, 850 का 2.5% हमने चार्ज किया, 20 रुपीज़ 25 पैसा ये आ गया। अब इसके बाद जो तुम्हारा बिल अमाउंट है प्लस जो सरचार्ज है, दोनों को जोड़ा तो ये दैट्स द फाइनल पेमेंट अमाउंट। तो इस वर्किंग को अच्छी तरह देख के कॉपी में कर लो और अपने दिमाग में सेट कर लो कि अगर ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें कैलकुलेशन ऐसे करना है, पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो ये दिस इज एक्सप्लेनेशन, ये तुम्हारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। चलो अब थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन का है, दैट इज द डिस्प्ले पार्ट और द प्रिंट पार्ट, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नेक्स्ट। चलो, द लास्ट मेथड विच वी हैव टू क्रिएट, दैट इज वॉइड प्रिंट। तो हमारे मेथड का नाम वॉइड प्रिंट होगा, हमने लिख दिया वॉइड प्रिंट। पब्लिक लिख दोगे तो अच्छा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, अभी कोई ऐसी बहुत वो नहीं है। अब ये प्रिंट वाला मेथड है तो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ और क्लोज हुआ, राइट, सिंपल। यहाँ क्या करना है, हमें नेम ऑफ द कस्टमर करके कस्टमर का नाम प्रिंट करना है, कितनी यूनिट्स कंज्यूम किए यूनिट्स लिखनी है, और जो बिल अमाउंट है वो लिखना है। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, विल प्रिंट ओनली सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट नेम ऑफ द कस्टमर। ये जो डबल कोट्स में तुम लिखोगे ये एज इट इज डिस्प्ले होगा मॉनिटर पे, राइट। और प्लस प्लस हमें क्या प्रिंट करना है, प्लस क्या बोलता है, ये प्रिंट करना है, प्लस एन प्रिंट करना है। एम इज द नेम ऑफ द कस्टमर, जहाँ पे एन में हमने कस्टमर का नाम स्टोर किया है, तो ये इसको ऐसे डिस्प्ले करेगा और नेम ऑफ द कस्टमर यूज करेगा। ये जो बैकस्लैश टी है, ये जो बैकस्लैश टी मैंने यूज किया है, ये बैकस्लैश टी वन टैब स्पेस देगा। ये तुम्हारा एस्केप सीक्वेंस है, जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं उनको हम एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, द कस्टमर प्रिंट और उसके बाद वन टैब स्पेस देगा, देन द नेम कस्टमर का नाम प्रिंट करेगा। तो ये इसलिए बैकस्लैश टी मैंने दिया है, राइट, ये प्रिंट हो गया। फिर हमें क्या प्रिंट करना है, नंबर ऑफ कंज्यूम, कितनी, अभी मैंने बैक स्लैश टिक किया हुआ है, तो ये नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम देगा, वन टैब स्पेस देगा, और उसके बाद जो यूनिट्स उसको प्रिंट कर देगा। एंड फाइनल बिल अमाउंट, सो हमें बिल अमाउंट प्रिंट करना है, जो बिल में हमने कैलकुलेट किया दैट विल प्रिंट। तो प्रिंट पार्ट इज कंप्लीट। कितना आसान है, जो दिया हुआ है टू राइट। ओके, नाउ लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोलता था, लेट्स लास्ट पार्ट जो इसका है, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी क्या बोल रहे हैं कि राइट ए मेन मैथड, राइट ए मेन मैथड, राइट ए मेन मैथड। तो हम मेन मैथड लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये देखो तुम्हारा मेन मैथड है और ये तुम्हारा क्लास जो सबसे ऊपर हमने ओपन किया था दैट इज क्लोज नाउ। अभी कह रहा है राइट ए मेन मेथड, तो हमने लिख दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग जिस कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है क्लास का। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ध्यान दो, शॉर्ट क्वेश्चन में भी अलग से आता है। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक बिल, तो हम क्लास का नाम लिखेंगे इलेक्ट्रिक बिल। ये मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है, तुम कोई भी नाम लिख सकते हो, जो आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स है वो फॉलो करना है। नेमिंग रूल्स क्या है, नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो रूल्स हैं आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल्स देख लेना, आई एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। तो हमने क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, फिर न्यू कीवर्ड यूज किया। न्यू कीवर्ड क्या करता है, जब ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो न्यू कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट को बनाता है, क्रिएट करता है, और इसके लिए मेमोरी को एलोकेट करता है। ये न्यू, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड, सेक्शन में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड। सो न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट्स द मेमोरी आल्सो फॉर न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू कीवर्ड से इस ऑब्जेक्ट को बना के मेमोरी को एलोकेट किया। फिर से देखो, ये फिर से वही क्लास का नाम लिखा है, बट अभी पैरेंथेसिस है, एकदम ध्यान से देखना। ये तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक स्पेशल मेथड होता है जिसका नाम और क्लास का नाम बिल्कुल सेम होता है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का सिर्फ काम क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने इसमें बनाया नहीं है, अगर हम नहीं बनाते तो कंपाइलर खुद से बना देता है, राइट। तो हमने क्लास का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, न्यू कीवर्ड लिखा, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आगे कॉल हो गया, जैसे कि ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम तीनों मेथड को कॉल करेंगे, क्या है ना, कॉल द अबव मेंबर मेथड्स। मेंबर मेथड्स को हम कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, और जो मेथड हमने एक्सेप्ट बनाया उसको कॉल करेंगे सेमीकोलन लगा के। Similarly, we'll call the next method obj.calculate. So accept कॉल होगा, इनपुट हो जाएगा, कैलकुलेट कॉल होगा, कैलकुलेशन हो जाएगा, और प्रिंट कॉल होगा तो जो बिल है इलेक्ट्रिक का वो प्रिंट हो जाएगा। तो ऊपर हमने पूरे क्लास में क्या था, पहले हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स बनाए, फिर हमने एक्सेप्ट मेथड बनाया, फिर हमने कैलकुलेट मेथड बनाया, फिर हमने प्रिंट मेथड बनाया, फिर मेन मेथड को बना के हमने मेन मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, और वो सारे मेथड्स को ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर दिया। हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। इसका फाइनल क्या होता है, इसके बाद हमें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में तुम्हें 2 मार्क्स मिलेंगे। सो 13 + 2 दैट यू हैव टू राइट। सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे लास्ट में तुम्हें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। लेट्स सी द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन ऑल्सो।
बहुत सिंपल है, वेरिएबल नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ये हेडिंग देखिए, यू राइट द वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। वेरिएबल का नाम n था विच वी हैव यूज्ड, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था, और क्यों यूज किया, इट इज यूज टू नेम द स्टोर द नेम ऑफ द कस्टमर, दैट वी हैव डन। सेकंड, हमने यूनिट्स यूज़ किया था, उसका डेटा टाइप INT था, हमने क्यों यूज़ किया था, यूनिट्स कंज्यूम स्टोर करने के लिए। थर्ड हमारा बिल था जो हमने स्टोर यूज़ किया था, डबल डेटा टाइप का, इसमें जो बिल अमाउंट स्टोर होगा, है ना, इंक्लूडिंग द सरचार्ज। और ये एक अमाउंट हमने यूज़ किया था, हम यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मैंने यूज़ नहीं किया है, सो डोंट यूज़ दिस, है ना, इस वाले को यहाँ से हटा दो। ऐसे जब भी हम सेक्शन बी का जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है, कम से कम 2 से 3 वेरिएबल को डिस्क्राइब करना जरूरी है, राइट। वो तुम अपने हिसाब से क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स तुमने यूज़ किया है, उस वेरिएबल का नाम लिख लेना, डेटा टाइप लिख लेना, यू विल गेट 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन में बहुत आराम से 15 मार्क्स मिलता है, इसलिए कोई भी पॉइंट गलत मत करना, और कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, 2 से 3 प्रोग्राम की, स्पेशली जो मैंने प्रोग्राम बताया ये वाला क्वेश्चन, और इसके पहले वाले वीडियो मैंने जो मैंने पहला डिस्क्रिप्शन बेस बताया था, क्लास बेस बताया था, वो जरूर कर लेना, 15 मार्क्स पूरा आएगा। और कम से कम 6 to 8 मार्क्स तुम्हें आएगा जो मैंने ये बताया था, डॉट ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं, इंपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं, न्यू कीवर्ड क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, ये सब जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये सारे आएंगे। जो हमारे जो डेटा टाइप हैं उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी होती है, डेटा टाइप कितनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए में, MCQs में भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो अगर इतना पार्ट प्रिपेयर कर लोगे तो तुम्हारा 15 + 6 to 8 मार्क्स आराम से 21 23 मार्क्स तुम्हें ईजिली मिल जाएगा। और देखो कुछ भी नहीं करना, ओनली यू हैव टू प्रैक्टिस, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता, यू हैव टू वर्क हार्ड। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, है ना। ओके, सो थैंक यू सो मच, आई विल क्रिएट सम मोर वीडियोज़ फॉर यू, और भी वीडियोस मैं अलग अलग टॉपिक पे बना के अपलोड करता जाऊंगा, जिससे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आ सकें, है ना। बट ध्यान से करना, समझ के करना, मेरी सारी बात को सुनना, और प्रैक्टिस जरूर करना, बिना प्रैक्टिस के करोगे तो जाके जो कोड लिखोगे ना तो गलत हो जाएगा। सिंपल इंग्लिश है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी टेक्निकल बात मैंने की, जो लिखा था बस वो एक्सप्लेन कर दिया। यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू सो मच।